श्रीपाल सभी नगरवासियों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाते, किसी के घावों को साफ करते तो किसी की दरिद्रता को दूर करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सेवा करते करते संध्या काल हो जाती और कहने लगते, अगर आप इसी प्रकार से सभी को छूते रहे तो ऐसा ना हो कि आप कुछ आपको भी हो जाए। परंतु चाचा श्री, हम चुप कैसे रहें? हमारी प्रजा कष्ट में रहे, दुखी रहे और हम शांति से बैठे रहें, ऐसा कैसे होगा? महाराज, हमें इसका कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। आइए हम राजमहलों की ओर चलते हैं। कल प्रातः काल राजवैद्य से मिलकर इसका कोई उपचार पूछेंगे। अगर उनके पास होगा तो वह हमें अवश्य बताएंगे। ठीक है चाचा जी। और चल देते दोनों राजमहल की ओर। मंत्रणा होती, सारी रात्रि इस पर विचार किया जाता कि आखिर इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए। महामंत्री और श्रीपाल आपस में वार्तालाप करते, और तभी महामंत्री सुझाव देने लगते। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है कि आपको भी कुष्ठ हो गया है। हाँ चाचा जी। महाराज, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप ना जाएं, पर आपने हमारी एक ना मानी और आप प्रजा के बीच गए और जाने के उपरांत आपने उनके घाव को भी साफ किया। यह तो होना ही था। तो इसका कोई उपाय बताइए मंत्री चाचा जी। महाराज, मैं वैद्य जी के पास गया था। उन्होंने बताया कि उनके पास इसका कोई उपचार नहीं, परंतु हाँ, यहाँ के 40 कोस की दूरी पर एक वैद्य जी हैं जिनके पास इस कुष्ठ का उपचार है। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और अपना उपचार कराएं। अगर राज्य का राजा इस महामारी से ग्रसित होगा तो इस राज्य का संचालन कैसे होगा? महाराज, आपको स्वयं वहां जाकर इस कुष्ठ का उपचार कराना होगा। ठीक है चाचा श्री, मेरी जाने की तैयारी करो। मैं सारी प्रजा को लेके मैं खुद कल ही सुबह पलायन करूंगा यहाँ से। महाराज, आप तो चले जाएंगे। मैं सोच रहा था कि आपके जाने से पूर्व इस राज्य की कार्यभार, इस राज्य की डोर किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को सौंप दें, जो कि जब तक आप वापस ना आए इस राज्य का संचालन करें। क्या चाचा श्री, विश्वास पर आपसे बड़ा? आप तो मेरे सगे संबंधी हैं और चाचा है मेरे, और किसी को कैसे सौंप सकते हैं? आप ही क्यों ना इस राज्य का, जब तक हम लौट के आएंगे, आप ही संभालें। अरे महाराज जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस राज्य का भला क्या करूंगा? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप किसी और को ही सौंप दो। नहीं, कोई नहीं है चाचा जी, आपको ही संभालना पड़ेगा। ठीक है महाराज, अगर आप चाहते हैं तो इस सिंहासन को मैं संभालूंगा। आप प्रस्थान कीजिए। और श्रीपाल चाचा को राज सौंपकर चल देते सभी घोड़ियों के साथ। और यहाँ चाचा क्या कहता है? म्यूजिक। मैंने इस राज्य को आखिरकार हासिल कर ही लिया। तेज। मैं सोच रहा था कि किस प्रकार इस राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करूं, पर कोई युक्ति नहीं समझ आ रही थी। यह तो अच्छा हुआ कि श्रीपाल को कोढ़ हो गया, वो मैं स्वयं इस राज्य को छोड़कर चला गया। अब देखता हूँ वह कैसे वापस आकर इस राज्य को हासिल करता है। राजा बन जाता है चाचा। इधर श्रीपाल को कोढ़ और ज्यादा फैल जाता है। वह राज में वापस नहीं आता, दर बदर भटकता हुआ चला जा रहा है। उधर उज्जैनी की अवंती नगरी में महाराज बहुपाल राजपाट कर रहे हैं, जिनकी 2 कन्याएं हैं, ब्रह्मी और सुंदरी, जो गुरुकुल गई थी। मैना सुंदरी जो गुरुकुल गई थी, और सुर सुंदरी जो गुरुकुल गई थी और गुरुकुल से जब शिक्षा पूर्ण करके आई
तो क्या हो रहा है वह दृश्य? मैना सुंदरी और सुर सुंदरी का वह दृश्य। महाराज बहुपाल सावधान, होशियार। महाराज बहुपाल प्रधानमंत्री के साथ पधार रहे हैं। हाँ, महामंत्री प्रधानमंत्री जी सूचना लेकर आए हैं। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर, क्या बात है, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज प्रसन्नता का संदेश लेकर आया हूँ, आप भी सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। क्यों नहीं मंत्रीवर, क्यों नहीं, बताइए क्या संदेश लेकर आए हैं। महाराज अभी अभी गुरुकुल से सूचना मिली है कि आपकी दोनों पुत्रियां सुर सुंदरी और मैना सुंदरी शिक्षा अध्ययन पूर्ण करके राजमहलों की ओर वापस आ रही हैं। क्या हमारी दोनों पुत्रियां राजमहल वापस आ रही हैं? हाँ हाँ महाराज। वाह मंत्रीवर वाह, यह तो बहुत ही सुखद समाचार है। जाइए राजमहल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, बंधनवार बंधाए जाए, तोरण द्वार सजाए जाएं, नगर में चारों ओर रंगोली बिछवाई जाए। मंत्रीवर, हमारी पुत्रियों के आने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, आप स्वयं जाकर देखिए। छुआ कर महाराज, मैं अभी जाता हूँ और आपकी दोनों पुत्रियों को स्वयं ही सम्मान लेकर आता हूँ। जाइए मंत्रीवर, आप स्वयं जाइए। हमारी दोनों सावधान, सावधान, होशियार, खबरदार। महाराज की दोनों पुत्रियां सुर सुंदरी और मैना सुंदरी राज दरबार में पधार रही है। सजा दो घर को गुलशन सा, आओ कुमारी। मैना की रानी आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मैना की रानी आई है। मैना की रानी आई है, मेरे राजा की रानी है, मेरे राजा की रानी है। प्रणाम पिताश्री। प्रसन्न रहो पुत्रियों, प्रसन्न रहो। आओ, तुम्हारा राज्यसभा में स्वागत है। पुत्रियों, तुम्हें गुरुकुल से राज महल तक आते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं पिताश्री। मंत्रीवर तो आपके साथ थे ना? हाँ पिताजी। पुत्रियों, जी पिताजी। मंत्रीवर जी महाराज। इधर आइए। मंत्रीवर, कहिए महाराज। हमारी दोनों पुत्रियां सुरसुंदरी और मैना सुंदरी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। महाराज आपकी ही पुत्रियां हैं, सुंदर तो होंगी और राजकुमारियां भी तो हैं। उज्जैनी नगरी के महाराज की कुमारियां कुछ सुंदर ना हो, भला ऐसा हो सकता है? अवश्य, क्यों नहीं। किंतु मंत्रीवर, जी महाराज। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। कहिए महाराज। मैं इन्हें कैसे पहचानूं कि कौन सी सुरसुंदरी है और कौन सी मैना? क्योंकि जब यह दोनों गुरुकुल गए थे ना, तब बहुत छोटी थी, और अब जब वापस आई हैं तो यह पूर्ण रूप से युवा हो गई हैं। बताओ मंत्रीवर। महाराज मैं भी इन्हें देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। फिर मुझे याद आया कि सुर सुंदरी कद में थोड़ी ऊंची थी
और मैना सुंदरी कद में थोड़ी छोटी। बस महाराज मुझे तो यही लगता है कि यह सुंदरी है और ये मैना। तुमने सही कहा मंत्रीवर, निश्चित रूप से यही सही होगा। पुत्री, महाराज आप भी पूछ लीजिए एक बार। हाँ हाँ पुत्री, जी पिताजी। तुम हमारी बड़ी पुत्री सुरसुंदरी हो ना? हाँ पिताजी। और तुम मैना? हाँ पिताजी। देखा मंत्रीवर, हमारी दोनों पुत्रियां सुरसुंदरी और मैना सुंदरी कैसे लग रही हैं, एक दूसरे की परिछाया दिखाई दे रही हैं। हाँ महाराज। पुत्रियों, हाँ पिताजी। तुम इतनी योग्य हो और इतनी सुंदर भी हाँ कि मैं धर्म संकट में पड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। पुत्री, हाँ पिताजी। तुम्हारा शिक्षा काल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा पुत्री सुरसुंदरी, हाँ पिताजी। तुमने गुरुकुल में कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? मैंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और नृत्य कला का अध्ययन किया है। वाह, अर्थशास्त्र नृत्य कला के साथ साथ तुमने राजनीति का भी अध्ययन किया? हाँ, राजनीति शिक्षा का मैंने बहुत अध्ययन किया है, क्योंकि वाह मैं पुत्री वाह, लेकिन तुमने राजनीति पर विशेष अध्ययन किया, ऐसा किस लिए पुत्री? क्योंकि मैं एक राजा की पुत्री हूँ और आगामी समय में एक राजा की पत्नी बनूंगी। कभी अकस्मात अगर मुझे जरूरत पड़े तो राज्यसभा का संचालन करना पड़ेगा। वाह, देखा मंत्रीवर, ये है एक राजा की पुत्री। इसकी कितनी दूरगामी सोच है कि किसी रोज यदि राज्य का संचालन करना पड़ा तो यह उसे भली भांति संभाल सकती है। हाँ महाराज। पुत्री मैना, जी पिताजी। गुरुकुल में तुमने कौन सी शिक्षा अध्ययन की? मैंने संगीत के साथ जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की है। क्या जैन धर्म? किंतु ये तो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जटिल धर्म है। सुना है इसमें नियम व्रत बहुत कठिन होते हैं। जी पिताजी। पुत्री, क्या क्या सीखा इसमें? मैंने इसमें आदि पुराण से लेके महापुराण तक सीखा है। 12 भावना, महावीर स्तोत्र आदि चैडाला। क्या आदि पुराण से लेकर महावीर पुराण तक सारे ग्रंथों का अध्ययन किया? छह भी, मुक्ति शास्त्र, इन सभी का तुमने अध्ययन किया? मंत्रीवर, कहिए महाराज। तब तो हमें कुछ सुनना चाहिए। क्यों नहीं महाराज, कुछ अवश्य। सुनाओ पुत्री, हम भी कुछ सुनना चाहते हैं। पिताजी, मैं आपको भक्तांबर स्तोत्र सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। भक्तांबर पढ़त मौली मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलिते पापितमो वेदानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयोगं योगादा बालंबनं भवजले वाह 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 पुत्री वाह, कितना मीठा गाती हो। हांडी में से चावल का सिर्फ एक ही सीध देखा जाता है कि चावल पके हैं या नहीं। सारी हांडी के चावलों को टटोल कर नहीं देखा जाता। मंत्रीवर, कहिए महाराज। आपसे तो एक मंत्रणा करनी थी। महाराज, अभी आप दोनों कुमारियों से शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे, अत्यंत प्रसन्न थे परंतु चिंतित। अचानक आपके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें दिखाई दे रही, इसका क्या कारण है महाराज? मंत्रीवर, आप तो जानते हैं कि मैं इस राज्य का राजा होने के साथ साथ 2 पुत्रियों का पिता भी हूँ, और जिस पिता की पुत्रियाँ विवाह योग्य हो जाएं, उसे चिंतित होना स्वाभाविक है। हाँ महाराज, आप सच कह रहे हैं। हमारी पुत्रियाँ इतनी योग्य हैं कि इनके लिए हम वर का चयन कहाँ से करें, कोई दूर दूर तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपकी दृष्टि में कोई हो तो बताइए। महाराज, अभी तो मुझ भी दूर दूर तक कोई युवराज या कोई राजा नहीं दिखाई देता जिनके साथ आपकी कुमारियों का पाणिग्रह कराया जा सके। महाराज, इसके लिए तो आपको ही कुछ सोचना पड़ेगा।
मंत्रीवर, कहिए महाराज, एक उपाय है। कैसा उपाय महाराज? क्यों ना हम पुत्रियों से ही पूछ लें कि कहीं उनके मन में किसी राज्य का ये राजकुमार या राजा तो नहीं जिसने उनके मन का हरण किया हो। यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ महाराज, यह अति उत्तम विचार है। एक बार राजकुमारियों से पूछने में कोई बुराई नहीं है महाराज। ठीक है पुत्री सुरसुंदरी, जी पिताजी। इधर आओ। जी पिताजी। पुत्री, हाँ हम तुमसे तुम्हारे मन की बात जानना चाहते हैं। पूछिए पिताजी। पुत्री, मैं इस राज्य का राजा होने के साथ ही तुम्हारा पिता भी हूँ। हाँ पिताजी। अब तुम इस योग्य हो गई हो कि मुझे तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, किंतु तुम इतने योग्य हो कि तुम्हारे लिए हम किस युवराज से तुम्हारा विवाह कराएं। यदि तुमने किसी को पसंद किया हो तो हमें बताओ पुत्री। नहीं जिस किसी पिताजी। को भी तुमने पसंद किया होगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह करा नहीं दें। नहीं पिताजी। पुत्री, मैं जानता हूँ कोई भी पुत्री कभी अपने पिता से अपने मन की बात नहीं कहती, लेकिन पुत्री जब तुम्हारा पिता ही तुमसे पूछ रहा है तो बताओ पुत्री। अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बताती हूँ। कौशाम्बी नगर के युवराज हरिदमन का मैंने बहुत सुना है। वाह वाह वाह, सुना मंत्रीवर। हाँ महाराज। कौशाम्बी नगर के युवराज हरिदमन, उनकी यशो पताका तो आज चारों ओर फहरा रही है मंत्रीवर। नाम तो हमने भी उनका बहुत सुना है। हाँ महाराज, क्योंकि इस समय उनसे बड़ा राजा इस पूरे पृथ्वी लोक पर कोई नहीं है। सही कहा। देखा, हमारी पुत्री का चुनाव कितना सही है। महाराज, इस प्रकार तो आपकी आधी चिंताएं खत्म हो गई। सत्य कहा मंत्रीवर। यदि मैना ने भी अपने लिए किसी वर का चयन किया होगा तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ महाराज, एक बार आप मैना सुंदरी से भी पूछ कर देख लीजिए। सही कहा तुम। पुत्री मैना, जी पिताजी। इधर आओ पुत्री। पुत्री मैना, जिस प्रकार से तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि उनके मन का हरण किसने किया है, हम तुमसे भी जानना चाहते हैं पुत्री कि यदि कोई तुम्हारे मन में हो, राजकुमार हो या राजा हो, जिससे हम तुम्हारा विवाह करा सकें, बताओ पुत्री। नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई नहीं है। देखा मंत्रीवर, अपनी बड़ी बहन की देखा देखी कर रही है। पहले सुरसुंदरी ने भी मना किया था, फिर बता ही दिया। पुत्री, अब हो गया, अब तुम भी बता ही दो, तुम्हारे मन में कौन है? नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई नहीं है। क्यों कुलीन घर की लड़कियां कब से अपने लिए वर चयन करने लगी हैं। आप जो वर चुनकर देंगे वो हमें मंजूर है, स्वीकार है। क्यों आपने तो विवाहित जीवन जिया है। हाँ पुत्री, मैं जानता हूँ कि मैंने वैवाहिक जीवन जिया है, मुझे जीवन का अनुभव तुमसे अधिक है। लेकिन यदि तुमने अपनी पसंद के साथ विवाह किया तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और मुझे यह संतोष भी रहेगा कि हमारी पुत्री ने जिसको पसंद किया उसी के साथ उसका विवाह किया। बताओ पुत्री, कौन है वह? पिताजी, मुझे इतना समय नहीं मिला शिक्षा के कारण कि मैं अपने लिए वर चयन कर सकूं। क्या ये तुम कैसी बात कर रही हो पुत्री? अरे, शिक्षा अध्ययन करते हुए तुम्हारी बड़ी बहन ने तो अपने लिए वर का चयन कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी ने तो एक गृहस्थ आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन मैंने एक आरिका माँ से शिक्षा ग्रहण की है। मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं अपने लिए वर चयन कर सकूं। पुत्री, बहुत हो गया। यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तुम ही बताओ पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिताजी, मेरे मन में कोई नहीं है। आप जो चुनकर देंगे वो मुझे स्वीकार है, बाकी मेरा भाग्य। भाग्य? मैना, इसमें भाग्य की बात कहाँ से आ गई? पिताजी, मुझे गुरुकुल में यही सिखाया कि हमारे भाग्य में जो होगा वो ही मिलेगा। मैना,
तुम कहना क्या चाहती हो? पुत्री, कल के रोज तो तुम यह भी कहोगी कि तुम इस राजमहलों में जो ऐश्वर्य भोग रही हो, यह सब किसके भाग्य से? मैं अपने भाग्य से। यदि तुम एक राजा की पुत्री होती, यह सब किसके भाग्य से? मेरे भाग्य से। यदि तुम सभी 56 प्रकार के भोगों का भोग कर रही हो पुत्री, तो यह सब किसके भाग्य से? अपने भाग्य से। बस करो मैना, भाग्य भाग्य भाग्य, बहुत हो गई भाग्य की बातें। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो और किसके समक्ष कह रही हो? पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे आरिका माँ ने मुझे यही सिखाया कि झूठ बोलना पाप है, कभी झूठ नहीं। बस करो मैना, बहुत हो गया तुम्हारा यह बखान। हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। हमने तुमसे क्या मांगा? यही ना कि तुम हमें सिर्फ अपने मन की बात बताओ, और तुम भाग्य का पुराण लेकर बैठ गई हो। पुत्री, तुम ही समझाओ अपनी बहन को। सुंदरी, मैना सुंदरी, क्यों नहीं मान जाती पिताजी की बात? कि बोल दो ना कि मैं आपके भाग से खाती हूँ, आपके भाग से पहनती हूँ, आपके भाग से ही आपके राजमहल में रहती हूँ। नहीं बहना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं यही सत्य है कि मैं वही बोलूंगी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। बस करो मैना, तुमने एक ही जिद पकड़ रखी है, तुम्हारा भाग्य। अरे यदि तुमने इस राजमहल में जन्म लिया है तो तुम्हारे भाग्य से नहीं, बहुपाल उज्जैनी नरेश बहुपाल के भाग्य से। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम जानती भी हो, यदि मैं चाहूं तो तुम्हारा भाग्य एक पल में बदल सकता है। मैं राजा बहुपाल, 20,000 राजाओं का अधिपति, तुम्हारा पिता हूं, और मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करूं जो भाग्यशाली हो जाए। और तुम अपने भाग्य का बखान कर रही हो? क्यों अपने भाग्य को दोष देना चाहती हो मैना? महाराज, क्रोध ना करें, वह भी अबोध है, नादान है, बालक है, बाल हट के कारण अपनी जिद पर अड़ी। नहीं मंत्रीवर, वह ना तो अबोध है ना ही नादान है। वह अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपने पिताश्री से किस प्रकार से बात करनी है। आज हमारी पुत्री हमारे ही सामने हमारी बात को काट रही है।